आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के लिए मैं हिंदी व्याकरण विषय चला रहा हूँ। व्याकरण में जो प्रसंग हमारा है वर्णमाला का प्रसंग चल रहा है। वर्णमाला के प्रसंग में हमने स्वर व्यंजन तथा स्पर्श व्यंजन तथा उनके उच्चारण आदि के बारे में विस्तार से हमने बता दिया है। उच्चारण स्थान और उच्चारण जो मुख के अंग हैं, प्रमुख 6 अंग हैं, प्लस उनके बारे में विस्तार से जितनी भी जानकारी, जितनी प्रश्न होता है, हमने बता दिया है। आज के प्रसंग में हम आपके सामने लेकर आए हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के बारे में अक्सर प्रश्नों पूछे जाते हैं कि संयुक्त अक्षर कितने प्रकार के होते हैं या कौन-कौन से होते हैं और संयुक्त अक्षर पहचानने के लिए आता है, इसमें से कौन-सा शब्द ऐसा है जिसमें कौन-सा वर्ड ऐसा लगा है जिसको संयुक्त अक्षर के नाम से जाना जाएगा या उसे संपृक्त जाना जाएगा या युग्मक जाना जाएगा। तो आज के प्रसंग में चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर की पहचान जो संयुक्त अक्षर होता है, यह 3 प्रकार की ध्वनियाँ संयुक्त अक्षर की जो ध्वनियाँ होती हैं, ये 3 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। एक होती है संयुक्त ध्वनियाँ, दूसरी संपृक्त ध्वनियाँ और तीसरी युग्मक ध्वनियाँ। तो आइए इन ध्वनियों के बारे में मैं आपको लिख करके एक-एक करके समझाते हुए चलता हूँ, क्योंकि ये समझाने की चीज़ लेक्चर की चीज़ नहीं है। जितनी ज़रूरत होती है लेक्चर की मैं उतना ही देता हूँ। संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर ये 3 प्रकार का होता है। इसकी ध्वनियाँ ना कि संयुक्त जो ध्वनियाँ होती हैं, यह 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है संयुक्त ध्वनि, एक ध्वनि होती है संयुक्त ध्वनि। दूसरी ध्वनि होती है संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। और तीसरी जो ध्वनि होती है संयुक्त अक्षर की जो ध्वनि होती है, वह युग्मक ध्वनि होती है, युग्मक। तो याद रखिएगा ये संयुक्त अक्षर की 3 ध्वनियाँ होती हैं, एक संयुक्त ध्वनि होती है, एक संपृक्त ध्वनि होती है, एक होती है युग्मक ध्वनि। यही उच्चारण की 3 रीतियाँ हैं, संयुक्त उच्चारण की यही 3 रीतियाँ हैं, संयुक्त, संपृक्त तथा युग्मक। तो आइए एक-एक करके आपको बताते चलते हैं। पहला हो गया संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा-सा लेक्चर सुन लीजिए। संयुक्त ध्वनि अर्थात जो 2 ध्वनियाँ आपस में जो संयुक्त होकर के एक नई ध्वनि बनाए, उसे संयुक्त ध्वनि कहा जाएगा। संयुक्त ध्वनि में 2 ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं, 2 व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं। 2 व्यंजन वर्ण कौन से हैं? जो क, ख, ग, घ करके होते हैं, जिनमें स्वर नहीं लगा होता है। जो स्वर विहीन होते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यह स्वरों के सहारे चलते हैं। इसमें 2 व्यंजन होते हैं, 2 व्यंजन के साथ 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं और तीसरा एक स्वर होता है, किसी न किसी स्वर। जबकि 2 व्यंजन ऐसा नहीं है केवल 2 ही हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मैं उदाहरण आपको 2 पर ही लेके चलता हूँ। हो सकता है किसी में 3 व्यंजन आपस में मिलकर चौथे किसी स्वर ध्वनि के साथ मिलकर आगे बढ़ते हों। इसमें चलिए 2 कम चलते हैं, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं, संयुक्त होते हैं, संयुक्त होकर एक तीसरे स्वर के साथ किसी भी स्वर के साथ मिल करके यह एक नया वर्ण बनाते हैं, नया शब्द या वर्ण बनाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे हम चलते हैं कि इसमें 2 हमने बताया 2 व्यंजन होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजन। एक हमने उदाहरण ले लिया, चलिए प्रारब्ध, प्रारब्ध इस तरह से पूछेगा। इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन-सी ध्वनि है जो ये कितनी ध्वनियाँ ऐसी हैं जो संयुक्त ध्वनि हैं। एक ध्वनि देखिए पहले ये हो गया, दूसरी ध्वनि ऐसी ये हो। 2 ध्वनियाँ हैं इसमें, 2 ध्वनियाँ संयुक्त ध्वनि हैं। पहला हो गया प्रा हो गया, दूसरा हो गया ध। तो हमने बताया कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यंजन, याद रखिएगा व्यंजन एक तीसरे किसी भी स्वर के साथ मिल करके एक नया अक्षर बनाते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनि। याद रखिए संयुक्त अर्थात मिलकर, संयुक्त होकर एक किसी किसी तीसरे स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ, तीसरा नहीं कोई भी स्वर के साथ मिलकर के यह शब्द बनाते हैं। शब्द ना होकर एक वर्ण बनाते हैं। अब देखिए इस प्रारब्ध में 2 संयुक्त ध्वनियाँ हैं।
अब चलिए प्र को लेके चलते हैं। प्र में क्या-क्या छुपा है? ये ये हमने यहाँ नीचे हलंत लगा दिया, तो इसका क्या मतलब है? हलंत का मतलब हो गया इसमें स्वर नहीं लगा है, ठीक है? ये स्वर विहीन है, ये आधा प है, यानी कि ये वाला प है, ठीक? जो स्वर विहीन हो जाता है, अगर कोई चीज़ स्वर विहीन है तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहा जाता है, ठीक है? जिसमें स्वर न लगा हो, उसे व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन की सबसे बड़ी पहचान है कि यह स्वर विहीन होता है। व्यंजन बिना स्वरों के चल ही नहीं सकता। स्वरों की सहायता से जो चले उसे व्यंजन कहा जाता है। तो प्रारब्ध में देखिए पहला शब्द प है और इसमें नीचे हमने हलंत लगा दिया, तो यह स्वर विहीन हो गया अर्थात एक व्यंजन हो गया। दूसरा व्यंजन क्या लगा इसमें र लगा है, लगा है ना र? र में? इसे हमने हलंत लगा दिया, तो यह व्यंजन हो गया। अगर हलंत नहीं लगाते हैं, इस र में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? र में अ जुड़ा है। तो अ को हटाने के लिए हलंत लगाते हैं। क्योंकि आपको आगे बढ़ गया, हलंत बता दिया हूँ, पर इसे समझा देना, हो सकता है ना जानते हो। इसमें 2 वर्ड देखिए, 2 व्यंजन वर्ड हो गए ना, एक व्यंजन वर्ड ये हो गया, दूसरा व्यंजन वर्ड ये हो गया। 2 व्यंजन वर्ण मिल करके एक तीसरा इसमें क्या लगा है? आ की मात्रा लगी है ना, लगी है। आ की मात्रा लगी ना आगे, यानी कि 2 अ लगे हैं, इसमें 2 स्वर लगे हैं। इसमें 2 स्वर लगे हैं, अ और अ मिल करके आ होता है, ठीक है? जब ये छंद शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ मात्रा गिनने के लिए जो ये जानना ज़रूरी होता है। तो अ और अ मिलकर के आ है, तो 2 स्वर इसमें लगे हैं। तो किसी भी कहा ना 2 व्यंजन आपस में मिलकर किसी तीसरे स्वर के साथ ये आपस में संयुक्त हो जाएँगे। ये संयुक्त हो गए, संयुक्त हो गए। ये संयुक्त हो गए। 2 व्यंजन आपस में संयुक्त होकर किसी तीसरे व्यंजन के साथ संयोग कर लेते हैं। मिल करके क्या बना लेते हैं? संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि। एक प, इस प्रा में क्या छुपा है? प और र छुपा, यानी कि 2 व्यंजन प्लस 1 स्वर। 2 व्यंजन आपस में संयुक्त होकर किसी भी स्वर के साथ मिलकर एक नए किसका बना लेते हैं? एक नया शब्द वर्ण बना लेते हैं। ये प्रा बन गया। आगे इसको अगर जोड़ेंगे आपस में तो प, र और आ हो जाएगा। यानी कि ये प्रा हो गया ना? तो यही प्रा क्या है? संयुक्त ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि। ये प्रा हो गया संयुक्त ध्वनि। इसमें कोई दिक्कत कहीं? प्रारब्ध में 2 संयुक्त ध्वनियाँ हमने बता दिया पहचानने के लिए। इसका कारण आगे हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, हो सकता है इसमें संपृक्त में जाएँगे, जब युग्मक ध्वनि में जाएँगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि युग्मक ध्वनि जब ध्वनि के बारे में बताऊँगा तो उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा, उसको आप पूछ लीजिएगा जहाँ कन्फ्यूज़न होगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में समझ में नहीं आता है कि युग्मक है कि ये संयुक्त है। तो संयुक्त सबसे बड़ी पहचान है कि 2 व्यंजन वर्ण आपस में संयुक्त होकर एक तीसरे किसी स्वर के साथ मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं। ये वर्ण बन गया, यही वर्ण क्या है? संयुक्त ध्वनि है। अब दूसरा इसमें एक एक तो ये संयुक्त ध्वनि दिख रही है, दूसरी संयुक्त ध्वनि ये दिख रही है, आधा ब, ठीक है? ये इस तरह से जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा ना। अगर इसको हम ये लिख दें तो कोई दिक्कत? प्लस ध, ये भी तो क्या हो गया? व्यंजन हो गया ना? यानी कि इसमें स्वर नहीं लगा है। बात यही है, जो ये लिखा है वो यही लिखा है। प्लस साथ में एक इसमें क्या लगा है? अ लगा है ना? ध के आगे अ लगा है, एक स्वर लगा है। तो दूसरा जो संयुक्त ध्वनि है क्या? ये एक व्यंजन ये हो गया, दूसरा व्यंजन ये हो गया, प्लस आपस में संयुक्त हो गया, एक स्वर लग गया, ठीक है? ये स्वर लग गया। स्वर मिल करके क्या बना लिए? एक ध्वनि। तो ये हो गए संयुक्त ध्वनि का उदाहरण, ठीक है? संयुक्त ध्वनि का उदाहरण इस तरह से प्रारब्ध में 2 संयुक्त ध्वनियाँ हैं। इस तरह से और भी ध्वनियाँ आ सकती हैं सामने, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। इतना अगर कोई दिक्कत नहीं हो, इसे मिटा दें? लिखना हो तो लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। ये एक और एक हमने ये बनाया, ये क्या होंगे? व्यंजन है। दूसरा ये भी व्यंजन है, ठीक? प्लस एक ये स्वर हो गया, मिल करके ये संयुक्त ध्वनि बन गई।
तो संयुक्त ध्वनि के उदाहरण सबसे अच्छा प्रारब्ध से हमने बताया। इसको मिटा करके आगे और भी बताने जा रहे हैं। इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। जल्दी हो तो वीडियो रोक करके वीडियो बार-बार रिप्लाई करके रिप्ले करके कर लीजिएगा। इसके अलावा कई ऐसे हैं जैसे प्राण हो गया। उदाहरण और भी शब्दों का उदाहरण मैं दे दे रहा हूँ। उदाहरण जैसे प्राण हो गया, प्राण में भी वही चीज़ें छुपा है। व्रण हो गया, व्रण हो गया। ऐसे कई शब्द आपके सामने आते हैं। घ्राण हो गया, म्लान हो गया। देखिए म्लान में क्या है? आधा म है, यानी कि ये व्यंजन है, इसमें भी एक व्यंजन है और अ मिल करके संयुक्त ध्वनि बना लिया है। तो प्रा में भी प और र है, व्रण में ये व है, प्लस र है ना? और प्लस अ है ना? यह मिलकर के व्रण बन गया। उसी तरह से घ्रा में क्या है? घ है, फिर र है प्लस इसके बाद आ की मात्रा लगी है। ये मिलके बन गया संयुक्त अक्षर। इस तरह से म्लान में क्या है? ये एक व्यंजन, एक म हो गया व्यंजन, इस तरह से ल हो गया व्यंजन, प्लस आ की मात्रा मिलकर के एक संयुक्त अक्षर बना लिया। इस तरह से उदाहरण देख सकते हैं। इस तरह से एक और शब्द है क्लांत। आप इसको रट लीजिए क्योंकि यही शब्द लगभग रिपीट करता है। बार-बार उठाकर इसी वासुदेव नंदन किताब से इसको रिपीट कर देता है। प्रारब्ध हमने बता ही दिया, प्रारब्ध, प्राण, व्रण, घ्राण, म्लान, क्लांत, प्रवाद, सेम टू सेम इसी तरह से उठाता है। प्रवाद हो गया, प्रकर्ष हो गया, प्रकर्ष। देखिए इसमें 2 ठो हो गया, एक ये हो गया प्रकर्ष में। श और र मिल के बने हैं, फिर एक अ ध्वनि बनी है उसमें लगी है। प्रकर्ष में ये 2 ध्वनि 2 संयुक्त अक्षर हो गए, प्रकर्ष हो गया इत्यादि। इतने ही, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। ये इतने उदाहरण आप जान लेंगे तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की ज़रूरत है। जितना कंपटीशन के लिए ज़रूरत है, जितने आपकी आवश्यकता है, वो पूरा हो जाएगी। एक हो गया, अब ये हो गया संयुक्त अक्षरों में, ये हो गया संयुक्त ध्वनि। अब आइए चलते हैं संपृक्त ध्वनियाँ। संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? इतना लिखना हो लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। थोड़ी सी अगर रुकना हो तो रुक रहे हैं। अब आइए बात बताते हैं आपको संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं। संपृक्त ध्वनियों के उदाहरण। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने बताया था संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनियाँ कौन-सी होती हैं इसके बारे में जान लीजिए। बात लगभग वही होगी, लेकिन थोड़ा-सा इसमें अंतर होता है, संपृक्त ध्वनि में। कि जब 2 2 इसमें इसमें भी उसमें होता है कि जब 2 व्यंजन को आपस में जोड़ने का काम करें। देखिए उसमें क्या हमने बताया था कि 2 व्यंजन आपस में जुड़ करके एक स्वर का सहारा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक स्वर, कोई भी एक स्वर होगा जो 2 व्यंजनों को आपस में जोड़ देता हो, उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण देख लीजिए। इसका एक उदाहरण बढ़िया, इसको लिखना हो तो मेरा लेक्चर ही लिख लीजिएगा कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, कोई एक ध्वनि हो जो 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, 2 व्यंजनों को आपस में जोड़ दे, आप संयुक्त हो जाए, उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ऐसा प्रश्न पूछता भी है इस तरह से कि जब एक एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, तो वह क्या कहलाती है? तो वह संपृक्त कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण संबल से ही हम देना चाहेंगे। संबल, एक संबल शब्द है। अब देखिए इसमें 2 व्यंजन ध्वनियाँ हैं ना, इसमें एक स है, एक ब है। एक बीच में ऐसी ध्वनि है, बीच में एक ऐसी ध्वनि है जो इन दोनों को आपस में जोड़ देती है। जब हम इसका उ उ उच्चारण करेंगे तो संबल, संबल। तो म जो है कि छुपा हुआ है, स और ब आपस में इनसे मिल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, उसमें क्या होता है प्राण, घ्राण करके होता था। ये आपस में मिलकर एक स्वर का सहारा लेते थे, ठीक? लेकिन इसमें क्या है कि 2 ध्वनियाँ ऐसी हैं जो
व्यंजन की ध्वनियाँ ऐसी हैं, जो बीच में एक ध्वनि से आपस में संयुक्त हो जाएँ, संपृक्त हो जाएँ, ठीक है? इसे ही संपृक्त ध्वनि कहा जाता है। संपृक्त ध्वनि का एक यही उदाहरण है, जिसमें देखिए स है, एक है ब है। इसमें एक ऐसी ध्वनि है, जो स और ब को आपस में जोड़ देती है। जब इसको हम उच्चारण करेंगे तो संबल, कंबल, हाँ, डंबल, ड और ब आपस में जुड़ जा रहे हैं, कंबल में क, ब जुड़ जा रहे हैं। 2 ध्वनियाँ आपस में जो जुड़ जाएँ, एक बीच बीच की ध्वनि जो हो, ऐसी ध्वनि जो 2 ध्वनियों को आपस में जोड़ दे, उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तो स और ब को आपस में कौन जोड़ रहा है? म ध्वनि, अर्थात ये म व्यंजन ध्वनि है, ठीक है? म क्या होगा इसमें जो आधा लगा है, ये व्यंजन ध्वनि है। तो ऐसी व्यंजन ध्वनि जो 2 इसमें एक अ लगा है, इसमें भी अ लगा है। एक-एक स्वर इसमें लगे हैं, तो ये स्वर के साथ एक शब्द है, ये वर्ण है स और व, इनको आपस में जोड़ने का काम एक व्यंजन कर रहा है यहाँ पर। म व्यंजन। इस तरह से कंबल, डंबल, इस तरह से उदाहरण देख सकते हैं इसका। कंबल देखिए इसमें क्या होता है, क और ब को आपस में जोड़ देते हैं और उसमें प्राण, घ्राण, व्रण, म्लान इत्यादि था। अर्श था, जैसे संघर्ष था, उसमें एक ही शब्द में, जैसे इसमें एक ही वर्ण आपस में जुड़े हैं। इसमें क्या है, 2 वर्णों को आपस में एक तीसरा ध्वनि जो होता है, जो व्यंजन ध्वनि है, वो जोड़ देती है। खास तौर से इसमें पंचमा अक्षर की ध्वनियाँ ही आपस में जोड़ने का काम करती हैं। पंचमा अक्षर के बारे में तो जानते होंगे, पंचमा अक्षर? पंचमा अक्षर में जो नाक से ध्वनि निकलती है, कौन-कौन सी ध्वनियाँ नाक से निकलती हैं? अंगा हो गया, हुँ? या हो गया, न हो गया, ड़ हो गया, और एक और कोई बचा है, म हो गया, ये पंचमा अक्षर की ध्वनियाँ हैं। तो हर वर्ग के अंत में एक ध्वनि होती है, जो नाक से उसकी ध्वनि निकल उसके से उसको जो उच्चारण करते हैं, तो उसकी ध्वनि हमारी नाक से निकलती है। जैसे अंगा हो गया, आ हो गया, हो गया, न हो गया, ड़ को भी लगभग ये ड़ और ये डबल काम करता है, लेकिन ये न के रूप में ही चलता है, जैसे खंड, हुँ? इस इत्यादि, अंडा, म भी नाक से ही लगभग ध्वनि निकलती है। तो लगभग क्या होता है इसमें, जो पंचमा अक्षर की ध्वनियाँ ही इसमें आपस में जोड़ने का काम करेंगे। कंबल हो गया, संबल हो गया, डंबल हो गया, हुँ? इसमें देखिए ड और ब को आपस में जोड़ रही है। प्रारब्ध हो गया, प्रारब्ध में नहीं, उसमें तो प्रारब्ध में तो अलग होगा। प्रारब्ध, इसमें कोई कोई जोड़ ही नहीं रही है। प्रा और ब आपस में आ ही नहीं रहा, प्रा ब, देखिए इसमें क्या क और ब आपस में इसके कारण जुड़ जा रहा है ना, जुड़ जा रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो यही संपृक्त ध्वनि की पहचान है। कंबल में इस तरह से, डंबल में हो गया, ड ब आपस में एक ऐसी ध्वनि है, जो पंचमाक्षर की ध्वनि है, जिसके से आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो ये संपृक्त ध्वनि की पहचान है। और संयुक्त ध्वनि में क्या थी? संयुक्त ध्वनि में इस तरह से थी, एक ध्वनि एक ही साथ मिलती थी, एक स्वर उसमें जुड़ जाता था, 2 व्यंजनों के साथ। इसकी क्या पहचान है? एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों को से संयुक्त हो जाए। एक ध्वनि इसमें ऐसी है, एक व्यंजन ये हो गया क, और इसमें ब, इसमें से हटा देंगे, ठीक है? हटा के तो क और ब, आधा क, आधा म, आधा ब आपस में जुड़े हुए हैं। कंबल, डंबल, संबल, इस तरह से संपृक्त ध्वनि के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो ये हो गया दूसरा संपृक्त ध्वनि। और तीसरी ध्वनि हमने बताया था कौन सी? तीसरी ध्वनि युग्मक ध्वनि। युग्मक, युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि की क्या पहचान है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। कोई एक ध्वनि हो, उसका द्वित्व हो जाए, तो उसे युग्मक ध्वनि कहा जाता है। कोई एक ध्वनि हो, जैसे कट्टा हो गया, है ना? कट्टा हो गया।
इसमें ट ध्वनि दिख रहा है कि नहीं? ट ट आपस में नीचे से ऊपर तक जुड़ जा रही हैं। तो ये एक युग्म बना दे रही हैं। युग्म अर्थात आपस में जुड़ाव बना दे, एक दूसरे से ऊपर नीचे युग्मक, जैसे आप साइंस में सुने होंगे, युग्मक में क्या होता है कि बच्चे आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़े रहते हैं। उसी से शब्द ये लिया गया है युग्मक, ठीक है? तो युग्मक ध्वनि ये ऐसी ध्वनियाँ होती हैं। इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे एक और है उत्फुल्ल। इसमें क्या है? ये 2 ध्वनि मिलकर के युग्मक बना ली। उत्फुल्ल हो गया। दूसरे एक उदाहरण और है दिक्कत, दिक्कत, हैं? इसमें आधा क का युग्म युग्म बना लिया है। एक ही ध्वनि, याद रखिएगा कि युग्मक की ये पहचान है कि इसमें एक ही ध्वनियों का द्वित्व हो जाता है, यानी एक ही ध्वनियाँ 2 बार आ जाती हैं और वो कहीं न कहीं एक ही साथ चिपका दिया जाता है किसी न किसी थेरेपी के माध्यम से। उसे ही युग्मक कहा जाता है। साइंस में इसी युग्मक को ट्विन्स या जुड़वा कहा गया है, जुड़ जाते हैं आपस में। तो इससे युग्मक का सबसे अच्छा उदाहरण इसे ही माना जाएगा। इसके अलावा और भी दिमाग में बहुत सी ध्वनियाँ आप लगा सकते हैं। प्रसन्न हो गया, आसन्न हो गया, आसन्न हो गया, हट ह हट हट्टा-कट्टा जैसे हो गया, हाँ? हट्टा-कट्टा या और भी हो सकता है। मम्मी हो गया, हाँ? मम्मी, इस तरह से आधा म करके जुड़ गया इस तरह से। तो ऐसी ध्वनियाँ जो एक ही ध्वनि जो इनका आपस में संयुक्त होकर के द्वित्व हो जाए, यानी कि 2 बार उनका यूज़ हो जाए, तो ये संपृक्त ध्वनियाँ। इसमें कोई दिक्कत संपृक्त ध्वनि में? तो 3 ध्वनियों का हमने बताया कि ये 3 ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो संयुक्त ध्वनि होती हैं। पहला हमने बता दिया संयुक्त ध्वनियाँ, दूसरा युग्मक ध्वनियाँ और तीसरा दूसरा संपृक्त ध्वनि, तीसरा युग्मक ध्वनि। तो पूछता है कि संयुक्त अक्षर की कितनी ध्वनियाँ होती हैं? तो ये 3 ध्वनियाँ होती हैं। पूछेगा कि निम्नोक्त में से कौन सी ध्वनि है जो संयुक्त अक्षर की ध्वनि मतलब संयुक्त अक्षर में नहीं है, आती है? तो संयुक्त अक्षर में पहला हमने बता दिया संयुक्त, दूसरा संपृक्त और तीसरा युग्मक ध्वनि। ये 3 हो गया, चौथा कुछ और दिया रहेगा उसको हटा देंगे, वही गलत होगा। या इसमें से पूछेगा कि कोई शब्द देगा, 4 ठो दे देगा, प्राण दे देगा, इसके बाद कंबल दे देगा, कंबल दे देगा, इसी तरह से हट्टा दे देगा, हुँ? अब कहेगा कि इसमें से संपृक्त ध्वनि कौन-सी है, ठीक? संपृक्त ध्वनि कौन-सी है? तो कौन-सी है संपृक्त ध्वनि? सीधे-सीधे जो 2 ध्वनियों को आपस में जोड़ने का काम करे, पंचमाक्षर एक तरह से। हो गया ना संयुक्त ध्वनि? संपृक्त ध्वनि। अब संयुक्त ध्वनि कौन हो गया? जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ करके तीसरे एक उसका स्वर का सहारा लेकर चलती हों, तो इसमें है ना प्राण। इस तरह से पूछ दे कि युग्मक ध्वनि इसमें से युग्मक ध्वनि कौन है? इस तरह से प्रश्न बनेंगे, इसमें से कौन सी ध्वनि जो युग्मक है? तो याद रखिएगा, जब 2 एक ही ध्वनि, एक ही वर्ण 2 बार द्वित्व हो जाए, वर्ण का द्वित्व हो जाए, अर्थात इसमें देखिए हट्टा में है ना, तो ऐसे पकड़ सकते हैं कि संयुक्त ध्वनि कौन है, युग्मक ध्वनि कौन है, हाँ? उसके बाद संपृक्त ध्वनि कौन है? तो इस तरह से इसमें से 1, 2, 3, 4 प्रश्न हमेशा बनते, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश का अभी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हों, चाहे आप पीसीएस का ही उसमें देने जा रहे हो, उसमें जो हिंदी का पोर्शन होता है, उसमें ग्रामर का, उसमें से इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है। चाहे आप समीक्षा अधिकारी देने जा रहे हों, चाहे एसएससी दे रहे हों और या तो फिर आप रेलवे, बैंक कहीं भी दे रहे हैं, अगर उसमें जो हिंदी का पोर्शन अगर व्याकरण का दिया, तो इससे प्रश्न एक प्रश्न आना ही आना है, संयुक्त अक्षर से। ये हो गया संयुक्त अक्षर की ध्वनियाँ। अब आगे हम आपको एक और अक्षर होता है, उसके बारे में बता दे रहे हैं। एक होता है बद्ध अक्षर, एक होता है मुक्त अक्षर, ठीक है? अक्षर। अब आइए अक्षर के प्रकार, अगला आपको बता दें अक्षर के प्रकार। अक्षर के प्रकार, अक्षर के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? यह 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा।
इस तरह से बोलेगा 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। अक्षर के कितने प्रकार? ये बहुत कठिन प्रश्न होता है अक्षर के प्रकार। कई बार हम लोग भी उसमें मात खाए जब शुरू-शुरू में इतना नहीं जानते थे। तो अक्षर कितने प्रकार के? तो अक्षर के 2 प्रकार, एक प्रश्न यही बन गया, अक्षर के प्रकार। पहला प्रकार है बद्ध अक्षर। बद्ध अक्षर, दूसरा होता है मुक्त अक्षर। मुक्त अक्षर, स्याही लग रहा है कम पड़ गई। मुक्त अक्षर, बद्ध अक्षर तथा मुक्त अक्षर। दोस्तों अगला प्रसंग है अक्षर के प्रकार। मैंने बता दिया कि थोड़ी कलम की स्याही खत्म हो गई थी, भरने चला गया था। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, पूछता है, याद रखिएगा, एक बद्ध अक्षर, एक मुक्त अक्षर। दूसरा है मुक्त अक्षर। मुक्त अक्षर, एक बद्ध अक्षर, एक मुक्त अक्षर। अब बद्ध अक्षर और मुक्त अक्षर की पहचान क्या, थोड़ा-सा ये जान लीजिए। बद्ध का सीधा-सीधा होता है बँधा हुआ, ठीक है? अब मुक्त का मतलब समझ ही गए हैं, मुक्त, जो मुक्त हो। कहीं न कहीं किसी परिपाटी में ऐसे अक्षर जो बँधे हुए हैं, उसे बद्ध अक्षर कहा जाएगा, और जो ऐसे अक्षर जो मुक्त होते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बता ही दिया है, वर्णमाला जब हम पढ़ा रहे थे, स्वर क्या है? स्वर मुक्त है और व्यंजन क्या है? यह बद्ध है। स्वर कि बिना किसी बाधा के चलता है। जब आ शुरू करेंगे तो आ चलता रहेगा। कहेंगे तो जितना देर करना चाहें कर सकते हैं। चाहे तीसरे अक्षर ओम का उच्चारण जब करेंगे, यह भी एक स्वर ध्वनियों में आता है, ओ करके ओम करते रहेंगे, तो ये इसमें क्या कहीं रोकने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो यह क्या है? मुक्त है। ऐसी जो स्वर ध्वनियाँ हैं क्या, यह मुक्त ध्वनियाँ हैं। व्यंजन क्या है? यह बद्ध ध्वनियाँ, यह बँधी हुई हैं। यह चल ही नहीं सकती। इनको रुकना पड़ेगा। अगर स्वर नहीं इनको मिला तो इनको रुकना पड़ेगा। जैसे क हो गया, इसको उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो इसमें छुपा है, ठीक है? यानी कि यह क धन है, तो हम इसको कह रहे हैं क। अगर इसमें केवल ये इसका उच्चारण करने के लिए अगर कहें तो क्या कहेंगे? क, क अर्थात क्या है ये? बँधा है। बँधा है कि नहीं बँधा है? क, और इसमें लग गया, अर्थात क्या है? ये मुक्त है। क्यों? क्योंकि ये स्वर है। यह स्वर है इसलिए मुक्त है। क क्या है? बँधा हुआ। बँधा इसलिए है क्योंकि यह व्यंजन है। व्यंजन है। व्यंजन जब तक स्वर नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। ख है, चाहे ग है, कुछ भी कर लीजिए। अगर ये हलंत लगा दिया तो यहाँ से स्वर खत्म हो गए। ख, ग, घ। अब देखिए कुछ है, आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन अब कहिए अ। करते जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ई करते जाइए, ऊ करते जाइए, आ करते जाइए, कुछ भी करते जाइए उसमें वो मुक्त है, वो चलता जाएगा, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना चाहे चिल्लाना चिल्ला सकते हैं। लेकिन इसको अगर नहीं रुकते हैं, ख करके नहीं रुकते हैं, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है? इसका उच्चारण ही अशुद्ध हो जाएगा, जब अशुद्ध है तो उसका मतलब ही कोई नहीं निकलता है। तो बद्ध का मतलब हो गया बँधा हुआ, और जो मुक्त का मतलब मुक्त, ठीक है? तो बद्ध अक्षर और मुक्त अक्षर के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। ये हमने उसपे थोड़ा उसका जो थ्योरी होती है, जो लिखा जाता है जिस तरह से पीसीएस वगैरह में जब जाएँगे, समीक्षा अधिकारी मेंस वगैरह देंगे, तो बद्ध अक्षर और मुक्त अक्षर के बारे में अगर इस तरह से लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा देगा। और होता ये है कि कुछ जो किताबों में लिखा है हूबहू उसी लाइन टू लाइन को उतार देंगे, तो लगेगा सामने वाले को, प्रोफ़ेसर को, कि ये रटंत विद्या है। लेकिन अगर इस तरह से लिखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये समझ चुका है और अपनी भाषा में इसने लिखा है। अगर आप अपनी भाषा में समीक्षा अधिकारी में भी इसका लिखते हैं मेंस में, तो यह आपको नंबर प्रोफ़ेसर जो है बहुत ज़बरदस्त देगा बढ़ा कर के। उसे लगेगा कि ये समझ गया है, अपने भाषा में लिखा। हो सकता है कि भाषा की त्रुटियाँ, जो लिखने की शैली हो, थोड़ा इधर-उधर हो सकती है। तो बद्ध अक्षर और मुक्त अक्षर, अर्थात ऐसे अक्षर जो बँधे हुए और ऐसे अक्षर जो मुक्त हो। अब इसके बारे में समझ ही गए होंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे हमने कह दिया प्राक, ठीक है?
प्राक में क्या है? अंत में क्या है? आधा क लगा यानी कि व्यंजन लगा है। ठीक है? अंत में व्यंजन लगा है। एक अगर इसका ले लेते हैं, मुक्त का लिख लेते हैं। गा, खा, जा, हाँ? अगर इस तरह से लास्ट में आता है तो इसमें क्या लास्ट में स्वर है ना? तो ऐसे शब्द, ऐसे भी अक्षर जो आएँगे, ऐसे अक्षर आएँगे जो अंत में क्या होता है अगर व्यंजन हो तो व्यंजन हो, ये उल्टा कर दिया हमने, उल्टा उल्टा कर दिया, ठीक है? अगर 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 अंत में व्यंजन हो, हुँ? किसी भी अक्षर में अगर अंत में व्यंजन है तो वो बद्ध अक्षर होगा, अगर अंत में स्वर हो तो वह मुक्त अक्षर होगा, साफ-साफ सबसे बढ़िया है। जैसे बद्ध अक्षर में आप हो गया, आप ऐसे इस तरह से कर दिया हमने, प्राक हो गया, इस तरह से कर दिया ना, प्राक हो गया या ऐसे इस तरह से जो लास्ट में क्या होता है अगर व्यंजन है, ऐसे अक्षर जो लास्ट में व्यंजन है, तो वह बद्ध अक्षर हो गया। अगर इस तरह से खाना, जाना, हुँ? अंत में क्या है ये स्वर है ना, ये स्वर लगा है, यह स्वर लगा है। अगर उस अक्षर के अंत में स्वर लगा हो, तो यह मुक्त हो गया और अक्षर के अंत में व्यंजन लगा हो, हुँ? अर्थात जिसमें स्वर ना हो, स्वर विहीन कोई वर्ण अगर लगा हो, तो यह बद्ध अक्षर और जिसमें स्वर लगा हुआ मुक्त अक्षर। तो ये प्रश्न पूछता है कि बद्ध अक्षर किसे कहते हैं, मुक्त अक्षर किसे कहते हैं? अभी देखिए इस तरह से दे देगा जो, खा, प्राक, आप, हुँ? अब कह देगा इसमें से बद्ध अक्षर और मुक्त अक्षर को अलग-अलग करिए। अब नहीं जानते तो समझ ही नहीं पाएँगे बद्ध अक्षर क मुक्त पहले तो इसका अर्थ ही नहीं जानते हैं, बद्ध बद्ध अक्षर, मुक्त अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी में जाएँगे तो हो सकता है समझ अगर अच्छी हो तो समझ जाएँगे, नहीं तो नहीं समझ पाएँगे। तो सीधे-सीधे जो जिसमें देखिए स्वर लगा है, इसमें व्यंजन लगा है तो सीधे-सीधे ये हो गया मुक्त हो गया, ये हो गया बद्ध। इस तरह से 4 ऑप्शन करके देगा परीक्षाओं में। बद्ध अक्षर कौन है इसमें, मुक्त अक्षर कौन है? निम्नोक्त में से बद्ध अक्षर कौन है? कौन नहीं है? कौन मुक्त अक्षर है? इस तरह से आपको शब्द भी दे सकता है, वर्ड भी दे सकता है। हुँ? तो ऐसे अक्षर जो जिसके अंत में स्वर लगे हों, वो मुक्त अक्षर और ऐसे अक्षर या ऐसे वर्ण जिनके अंत में व्यंजन लगा हो, उसे बद्ध अक्षर अर्थात बँधा हुआ, किसी न किसी परिपाटी में बँधा हुआ है, वो बँध जाएगा, मुक्त नहीं हो पाएगा। प्राक को हम बोलेंगे प्राक, प्राक खत्म हो जाएगा। खाना को खाना चल रहा है, मुक्त है ये, इसीलिए दोनों में अंतर यही है, बद्ध अक्षर और मुक्त अक्षर। वीडियो लग रहा है कि आधा घंटे से ज़्यादा हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैटर अभी बहुत ज़्यादा है वर्णमाला में। वर्णमाला के अंतर्गत अभी थोड़े-से बचा है जिसमें बलाघात, स्वराघात क्या होता है, संगम क्या होता है, अनुतान क्या होता है, सुर लहर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम आपको बताएँगे। इसके बाद वर्णमाला का पोर्शन जो है समाप्त हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो लंबी हो रही है ना, हमने सोचा था इसी में डाल दें। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें और लोगों को बताएँ कि हाँ, अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छी तरह समझाया जाता है और मेरा मोबाइल नंबर भी आप हमने नोट कर यहाँ लिख दे रहा हूँ। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो इस पर फ़ोन करके हमसे समझ सकता है। कोई पर्सनल पढ़ना चाहे उसको भी हम बता सकते हैं। कोई हो सकता है कि आस-पास का विद्यार्थी हो, पर्सनल पढ़ना हो तो हमारे मोबाइल नंबर ये है 78 44 87 92 95। इस पर पर्सनल फ़ोन करके के कोई मैटर हो, कोई समस्या अगर हो तो उसको मैं हल करा सकता हूँ, पर्सनल पढ़ा कर के, लाइव आकर के पढ़ा दूँगा आपको। दूर भी होंगे तभी पढ़ा दूँगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए।